Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the currents of Atlantic Ocean. Since Atlantic Ocean is the second largest of the world's 5 oceans and the most heavily traveled, therefore these currents are very important. Now, the first current of the Atlantic is the North Equatorial Current. This current flows from the western side of the Africa, Mauritania and Senegal to the West Indies. It runs almost parallel to the equator, a little north of it, and these currents are eased by the trade winds. यहाँ पर आप देखें ये वाली जो करंट है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये अफ्रीका से वेस्ट इंडीज़ की तरफ चलती है और चूंकि ये जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, उनका इलाका है, तो यहाँ पर इन विंड्स के ज़ेरे असर ये करंट्स चलती हैं। पुराने ज़माने में जब लोग यूरोप से अमेरिकाज़ की तरफ जाते थे तो वो यहाँ पहुँचने की कोशिश करते थे, फिर इन विंड्स के ज़ेरे असर और इस करंट में बहुत आसानी से वो यहाँ तक पहुँच जाते थे। तो दिस इज़ अ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये वाली जो है इसको साउथ इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। ये देखें, कल हमने कहा था कि शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ये भी करंट्स के इस फ्लो में मददगार साबित होते हैं, इनको डिवाइड करने में मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये जो शार्प एज है इससे टकरा के ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये दो करंट्स में डिवाइड हो जाती है, एक फिर नीचे की तरफ चलती है और दूसरी ऊपर की तरफ चलती है। तो ये जो ऊपर की तरफ आती है ये भी यहाँ पर आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट करंट हमारे पास एंटिलिस करंट कहलाती है। जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो दो में डिवाइड हो जाती है। जो केप डी साओरोक है ब्राज़ील का वहाँ पर, तो उसकी जो नॉर्दर्न ब्रांच है वो भी ऊपर आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाती है। और फिर कैरिबियन सी में एक इसका एक हिस्सा उस तरफ मूव करता है एंड और जो दूसरा है वो एंटिलिस करंट की सूरत में वेस्ट इंडीज से थोड़ा ईस्ट की तरफ ही ऊपर की तरफ मूव कर देता है। ये वाला देखें, ये है एंटिलिस करंट। तो ये यहाँ पर कुछ अंदर गल्फ स्ट्रीम में चला जाता है, मेक्सिको के गल्फ में, और कुछ यूं मूव करता है, इसको हम कहते हैं एंटिलिस करंट। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरिडा करंट. The part which had entered the Gulf of Mexico increases the quantity of water there. Furthermore, the water from Mississippi, Missouri system also enters this area. Consequently, the water level increases and a current known as Florida current flows from this region. ये वाली ये जो अंदर की तरफ चली गई है इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा करंट। अब यहाँ पर जो यूएसए के मिसिसिपी रिवर है उसका पानी भी यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी इंक्रीज हो जाता है और फ्लोरिडा करंट में पानी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट और द मोस्ट हेवीली स्टडीड करंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसमें जो नॉर्थ अटलांटिक करंट थी उसका पानी भी इसमें आता है और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट थी उसका पानी भी इसमें आता है। कुछ यहाँ पर जो इस पिक्चर में हमको नज़र आ रहा है कि जो फ्लोरिडा करंट थी उसका पानी भी इसमें शामिल हो जाता है। अब इसमें जो पानी है ये बहुत इस इलाके के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कि गर्म इलाके से आ रहा है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पर इस इलाके में हमारे पास जो यूरोप है यहाँ तक बाज़ औक़ात इस पूरे को गल्फ स्ट्रीम माना जाता है, हालांकि इसको बाज़ औक़ात नए नाम भी दिए जाते हैं जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट, लेकिन ये यूरोप के लिए बहुत ही अहम है ये जो गल्फ स्ट्रीम है। और यहाँ पर इस इलाके में डोगर बैंक का इलाका है जो फ़िशिंग के लिए दुनिया में बहुत ही मशहूर है। फिर ये इलाका पूरी दुनिया में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं समंदर के नीचे उसके लिए भी बहुत अहम है। यहाँ से चलने वाली ये जो करंट है इसकी वजह से ये जो यूरोप का इलाका है इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है और इनके जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, वो सारा साल ट्रेड के लिए खुले रहते हैं।
बिल्कुल इनके बराबर में ही जो रशिया के ईस्ट में है, वहाँ पर आप सारा साल ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अब आप ट्रेड कर सकते हैं, इसकी एक ही वजह है, विच इज़ दिस गल्फ स्ट्रीम विच ब्रिंग्स वार्म वाटर। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये वही वो जो गल्फ स्ट्रीम को अगर हम यूरोप की तरफ ले आएँ तो उस का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इस तरीके से जो अफ्रीका से करंट शुरू हुई थी, वो नॉर्थ अमेरिका के साहिलों के साथ होते होते उसने अपना जो डायरेक्शन है वो वापस ईस्ट की तरफ कर ली, और अब ये देखें वापस ये यूरोप की तरफ आ गई। इस वाले को हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट जो हमारी करंट है, इसको लेब्राडोर करंट कहते हैं। ये आर्कटिक ओशन जो कि बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ से निकलती है और कनाडा के साथ, उसके साहिलों के साथ फ्लो करती हुई नीचे की तरफ आती है और अटलांटिक ओशन में जो गल्फ स्ट्रीम है उसके साथ शामिल हो जाती है। क्योंकि ये एक बहुत ठंडे इलाके से आती है ये, और इसकी जो डेप्थ है और विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की है। तो वहाँ पर जब गर्म पानी के साथ ये मिक्सअप होती है, तो यहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो आइसबर्ग्स का, तो अपने साथ ये कुछ आइसबर्ग्स लेकर आती है, वो फिर गल्फ स्ट्रीम में मेल्ट हो जाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग और व्हिर्लपूल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर से आ रही है ये वाली, बिल्कुल जो आइसलैंड है इसके वेस्ट में और कनाडा के ईस्ट में, इन दोनों के दरमियान में आर्कटिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ ये आ रही है। दिस इज नोन एज लेब्राडोर करंट। तो यहीं पर एक दूसरी करंट भी आर्कटिक ओशन से आ रही है, ये वाली, इसको एर्मिंगर करंट भी कहा जाता है। तो ये भी चूँकि एक ठंडे इलाके से आ रही है और गर्म पानी के साथ यहाँ पर ये मिल जाती है, इसलिए आइसबर्ग ये भी अपने साथ लेकर आती है। और इस इलाके में ये पूरा एरिया, यहाँ पर जो ईस्टर्न कनाडा के शोर्स हैं और साउथ आइसलैंड के, यहाँ पर फॉग कॉमन होती है, जिसकी वजह से जो फिशिंग करने वाली बोट्स होती हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप तक पहुंचती है, जो ब्रिटिश आइसल्स हैं इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के, उनके साथ टकरा के फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और जो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ चलती है उसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम ही से आई है, तो ये एक वार्म वाटर करंट है, और जो नॉर्वे के इलाके हैं उनके लिए इसकी जो क्लाइमेटोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो खुशगवार हैं। ये वाली देखें, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इससे जो ऊपर जा रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इंग्लैंड के साथ टकरा के जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो जो फिर नीचे इक्वेटर की तरफ आ रही होती है, अफ्रीका की तरफ जो आती है, उसको हम कहते हैं कैनरीज करंट। ये अब चूँकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर गर्मी जो अफ्रीका है ज़्यादा होती है, इसलिए जो ऊपर से पोलर एरियाज़ की तरफ से ये जो पानी आ रहा है, नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, तो ये उनके लिए कोल्ड करंट है, ठंडे पानी की करंट है। ये देखिए ये वाली, ये यहाँ से फिर पूरे जो स्पेन है और पुर्तगाल के एरिया के साथ इस तरफ साउथ की तरफ ये फ्लो करती है, और फिर अफ्रीका के साथ भी, और बिलाखिर जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है उसमें ये शामिल हो जाती है। अब ये वाली इन इलाकों के लिए वहीं गल्फ स्ट्रीम जब ऊपर जाती है तो उनके लिए वो वार्म करंट है, लेकिन जब ये नीचे आती है तो इनके लिए एक कोल्ड करंट है, और ये अपने साथ खुशगवार हवा लेकर आती है। अब जब हम इन तमाम करंट्स को देखते हैं, तो वो जो हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी गायर, तो ये देखिए एक गोल चक्कर यहाँ पर ये बन रहा है, यानी एक राउंड पूरा साइकिल करंट्स का चल रहा है, एंड दिस साइकिल इज नोन एज गायर। अब यहाँ पर जो दरमियान में समंदर है, इस समंदर को कहा जाता है सार्गोसो सी, और ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो समंदर है इसके ऊपर बाज़ ग्रासेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, और उसको गल्फ वीड भी कहा जाता है, और सरगोसम नेटन्स उसका नाम है। तो उस घास के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसकी वजह से हम इस पूरे समंदर को सार्गोसो सी कहते हैं। इसके साथ ही जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके जो करंट्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं।